नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मैंने आपके सामने फैसला आत्मसम्मान का, जो कि मॉम्स प्रेसो का सबसे ज़्यादा पसंदीदा धारावाहिक था, उसके 8 भाग प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज लेकर आई हूँ मैं आपके सामने 9वां भाग। मिठाई लेकर मालती जी जब बाहर निकली तो बंसीधर जी और उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने के लिए दूर तक आए। हालांकि घर ज़्यादा दूर नहीं था। मालती जी ने भी उन्हें कहा कि अब मैं चली जाऊंगी। खुशी सबके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खिली हुई थी। बंशीधर जी की पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब जल्दी ही आप सूचना दीजिएगा। वैसे तो अगले इतवार को ही कुछ हो जाए तो हमको भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और आपको भी। जी हाँ, ज़रूर। मैं घर जाकर के भाई भाभी से बात करूँगी, अम्मा को बोलूँगी और जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग अब आगे का वो करेंगे। और आप भी चाहें तो इनके चाचा जी से बात कर सकेंगे। आज जाकर के मैं जल्दी ही कुछ भी हम लोग फैसला कर लेंगे। और बस घर पहुंचने तक तो मानो मालती जी के पंख लग गए हों। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही हैं। मन में आते जाते विचारों के कारण उन्हें तो यह भी नहीं पता चला कि वह तो घर तक पहुंच चुकी हैं। दरवाज़ा खुलते ही माँ की भी उत्सुकता बढ़ी हुई थी। उन्होंने मालती जी को आते ही बहुत से सवाल पूछने शुरू कर दिए। माँ ने जब देखा मालती जी के हाथ में मिठाई तो माँ ने कहा, पक्का हो गया, उन्होंने मंजूर कर लिया। कौन सी बेटी है? बड़ी बेटी है। अरे माँ रुको तो बताती हूँ, लो ये संभालो। हंसते हुए मालती ने अपने हाथ में रखा हुआ मिठाई का डब्बा अपनी माँ के हाथ में दिया। माताजी खुशी से चिल्ला पड़ी और ऊपर रहने वाली अपनी छोटी बहू को जोर से आवाज़ लगाई, अरे कविता जल्दी आ, जल्दी आ। मालती जी की छोटी भाभी कविता आवाज़ सुनकर भागी भागी नीचे आई और बोली, क्या हुआ? अरे घबरा नहीं। माता जी ने खुशी खुशी अपनी छोटी बहू कविता से कहा, अब तो बस काम करने के लिए कमर कस ले। मालती जी ने पीछे रहने वाले जो हमारे बंसीधर जी है ना, उनकी बेटी से रिंकू का रिश्ता पक्का कर दिया है। अब तो रिंकू की माँ के जैसे सगरे काम तूने ही संभालने हैं, ऐसा ना हो। और सुन, यह जो मिठाई लाई है मालती, इसे पहले तो थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए निकाल ले और फिर अपने काज शुरू करने हैं। अरे कविता भाभी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, चलो अच्छा है, रिंकू के ब्याह हो जाने से भाभी का घर भी बस जाएगा। पर अपने आप ही तुमने पक्का कर लिया, मेरे को तो बतलाया भी नहीं। अरे उल्हाना ना दे, अच्छा है उसका घर ही बसेगा। तभी मालती बोली, ऐसा नहीं है भाभी, मैं तो सिर्फ रिंकू के साथ में प्रिया को बैठे देखा था। मैं तो यही पता करने के लिए गई थी कि क्या इन दोनों का विवाह हो सकता है। काम तो सारे आपने ही संभालने हैं। आप ही बड़ी हो और आप ही चाची हो और आप ही माँ हो। मैं तो सिर्फ ऐसे ही गई थी। और अरे ना, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। जो भी हुआ चलो अच्छा है, उसका घर बसेगा। और आपने तो जीजी अच्छा काम कर दिया, आपने तो अपनी बुआ होने का पूरा फर्ज भी निभा दिया। पर अब ये बताओ कि ब्याह में आने के लिए रूठे हुए फूफा जी को भी मना लो, ताकि ब्याह की रौनक सी बढ़ जाए। अच्छी है बंसीधर जी की बेटियां भी, उनकी एक बेटी की शादी में तो मैं भी गई थी।
मालती जी का प्यार और समर्पण ही तो था कि वह मृत प्राय पड़ा हुआ घर भी मानो जीवंत हो उठा हो। माँ में भी जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने पुराने ट्रंक खोल खोल कर कुछ साड़ियाँ निकाल रही, कुछ सामान सहेज रही, और कविता भाभी भी मिठाई के डब्बे लेकर घर के मंदिर में चली गई थी। लेकिन रह रह कर मालती जी को कविता भाभी की कही यही बात याद आ रही थी कि आपने तो अपनी बुआ होने का पूरा फर्ज निभा दिया, अब तो बस ब्याह में आने के लिए रूठे हुए फूफा जी को और मना लो। लगभग 3 महीने होने को आए हैं और वर्मा जी ने भले ही मालती जी की सुध ना ली हो, हालांकि फ़ोन तो मालती जी ने भी नहीं किया, लेकिन आज तो यह बात कविता भाभी ने बोली है। कल को सब पूछेंगे कि बुआ क्या आप हमेशा इसी घर में रुकोगी। माँ को तो सब कुछ पता है, पर माँ फिर भी वर्मा जी जिनके घर को अपना बनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। सुशील तो उनका अपना ही बेटा था, उसने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी माँ किस हाल में है, कैसे है। जब अपनों से ही कोई उम्मीद नहीं तो भला बहू प्रिया से क्या गिला करना। वह ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी कविता भाभी आकर बोली, जीजी मैंने ठाकुर जी के सामने थोड़ी सी मिठाई रख दी है, अब तो आप भी मुंह मीठा कर लो। अम्मा तुम तो बस सिर्फ चखी लीजो, कहीं ज़्यादा मीठा खाकर अपनी शुगर ना बढ़ा लेना। दीदी ख्याल रखना माता जी का, खुशी खुशी में यह ज़्यादा मिठाई ना खा जाएं। माता जी कह रही थी कि अरे नहीं मैं नहीं खा रही, पर अब अगले इतवार को ही रिंकू को रोकने के लिए जाएंगे क्या, या वो लोग आएंगे। अरे भाई मुझे क्या पता कितने लोगों का इंतज़ाम करना है, क्या करना है। तभी वो बोली माता जी, अरे सुन कविता, जब रात में रमन आए ना तो उसे आते ही मेरे पास भेज देना। अब जब चमन नहीं रहा तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी तो छोटे भाई की ही होवेगी। अरे तो अम्मा हम कौन मना कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। तभी कविता बोली, जीजी वो लोग इतवार को आएंगे क्या, और कितने लोग आएंगे। मुझे क्या पता, मालती जी बोली, इन सारी बातों का कोई फैसला थोड़ी ही हुआ। मैं तो बस वहाँ पर ऐसे ही लड़की देखने गई थी, उन्होंने मिठाई थमा दी, मैं ले आई कि खाली हाथ ना जाओ जब बात पक्की हो रही है। अब तो ये सारी बातें रमन खुद करेगा ना बंशीधर जी से, या बंशीधर जी रमन से करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर जीजी आपके घर से भी जीजा जी सुशील और बहू आएंगे क्या। कविता भाभी जाने जानबूझकर या अनजाने में मालती जी से सिर्फ और सिर्फ वर्मा जी की ही बातें करती थी। हालांकि मालती जी भी चाह रही थी कि इस मौके पर वर्मा जी और उनका बेटा बहू भी आते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वह लोग अब कैसे रह रहे होंगे। अभी तक ना तो वर्मा जी ने और ना ही बच्चों ने, किसी ने भी तो उसके बारे में नहीं पूछा, और ऐसे में उन्हें बुलाना मानो उस शांत से घर में अचानक से शोर उठ गया हो। माँ जाने किन किन कामों में व्यस्त हो गई, और कविता भाभी भी माँ के साथ इतनी सारी बातें करने में लग गई थी। खुशी के मौके पर मानो मालती जी को फिर अकेलापन छा गया था। ऐसी उत्साहित और व्यस्त सी माँ को देखकर भी अब उसे अपनापन नहीं लग रहा था। माँ तो अब पूर्णतया दादी में ही बदल चुकी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने पोते के विवाह के बारे में ही सोच रही थी। भाभी भी माँ के साथ जाने क्या जानने को और क्या बताने को उत्सुक हो रही थी, लेकिन मालती जी को इस खुशी के मौके पर भी बेहद परायापन महसूस हो रहा था। उनका मन कर रहा था कि वह अपने ही घर वापस चले जाए, लेकिन उनका घर था कहाँ। अपना घर तो यह भी नहीं है। क्या मुझे उधर से आना नहीं चाहिए था,
मालती जी अपने अंतर्मन में यही विचार कर रही थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास भी था कि अगर वह इस तरह से चली आएंगी तो वर्मा जी को उनकी कमी महसूस होगी और वो उनको बुलाएंगे, या सुशील को भी तो अपनी माँ की याद आएगी। लेकिन शायद वह बिल्कुल गलत थी। उनकी ज़रूरत घर में किसी को भी नहीं है। इस खाली पड़े घर को एक अनजान लड़की जो बहू बन के आ रही है उसकी ज़रूरत है, लेकिन इस घर की ही बेटी, उसकी ज़रूरत इस घर में किसी को भी नहीं है क्या? उफ, क्यों ऐसे खुशी के मौके पर मैं इन मनहूस विचारों को मन में ला रही हूँ? कुछ ऐसा ही सोचते हुए मालती जी ने वह विचार झटकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन रह रहकर वर्मा जी और सुशील, बहू, प्रिया, इन सब की याद आए ही जा रही थी। यहाँ उसने कितना काम किया है, यहाँ तो कोई काम करने के लिए भी नहीं था। इस घर को एक घर में परिवर्तित किया, पर फिर भी चाहे कुछ भी कहो, वहाँ पर उसको कोई काम करने को तो नहीं कहता था। नहीं, काम करने को तो यहाँ भी नहीं कहा। मैं क्यों ऐसी बातें सोच रही हूँ? मालूम नहीं क्या सोचते सोचते किस उधेड़ बुन में खोए हुए मालती जी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब कब में वर्मा जी को अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से फ़ोन मिला दिया। यहाँ भाग 9 ख़त्म होता है क्रमशः अब अगले भाग में। पसंद आने पर मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।